Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start workbook chapter number 7, session number 1, page number 40 to 42. This is your workbook, fact file. Students, open your workbook. Yes, chapter number 7, forces and their effects. Number 1 question, state whether the following statements are true or false. Number 1, the gravitational field strength of the earth is large because the earth has a very large mass. Yes, it is true. मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है. नंबर 2, weight is equal to mass multiplied by gravitational field strength. Yes, it is correct. True लिखेंगे आप क्योंकि weight is equal to mass multiplied by gravity. Number 3, to slow down an object you must have both friction and air resistance. Yes, it is correct. True लिखिए. अगर आपकी कोई चीज साइकिल है स्लो हो रही है या पैराशूट स्लो हो रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस. नंबर 4, streamlining slow downs the molecule of air passing over an object. No, it is false. streamlining जो है वो एयर पास को तेज जाने देता है. false लिखेंगे आप. नंबर 5, a car's overall stopping distance depend upon thinking distance and the braking distance. Yes, it is true. हम जब सोचते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा सा फासला डिस्टेंस जो कवर कर लेता है. ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, choose the correct option. Number 1, a spring stretches when a weight is hung on it. Which of these statement is true? जी, जब हम किसी स्प्रिंग में कोई वेट डालते हैं तो वो स्ट्रेच होता है. ए आंसर इज करेक्ट. द लार्जर द फोर्स द ग्रेटर द स्ट्रेच. जितना ज्यादा आप वेट डालेंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रेच होगा. नंबर 2, ऑन अर्थ 1 किलो वेट अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन. यानी 1 किलो जो है वो 1000 न्यूटन के बराबर है. और 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम. कितना मतलब होता है? 1000 ग्राम. What would 50 ग्राम वेट ऑन अर्थ? 50 ग्राम वेट का कितना अर्थ में जो है वेट होगा? इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका आंसर जो है बी आंसर करेक्ट है, लेकिन बी में आप 0.5 लिखेंगे. बेटा यहाँ 0.5 आंसर आना चाहिए. मैंने कैलकुलेशन किया है एंड आंसर इज 0.5 न्यूटन. आप सही कर ले, 0.5 लिखेंगे आप आंसर. नंबर 3, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6 यानी 1/6 1 divided by 6 of the earth. What would 1 kilo weight on the moon? ठीक है, तो इसके लिए जब हमने कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 न्यूटन. ठीक है, 1/6 था n इज इक्वल टू 9.8 और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 1.6 न्यूटन आंसर. नंबर 4, वेयर इज फ्रिक्शन अनोइजेंस? जी, नंबर बी इज करेक्ट आंसर. स्केटिंग ऑन आइस. जब आप आइस में स्केटिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ना रोके, आप स्केटिंग करते ही चले जाएं. ठीक है, तो उस वक्त हमें फ्रिक्शन बहुत बुरी लगती है. नंबर 5, which of the following has the least effect on the stopping distance of a? जी, वो कौन सी चीज है जो आपको गाड़ी को रोकने में मदद नहीं देती है या आपको नहीं रोकती? द टाइम ऑफ द डे. चाहे आप रात को गाड़ी रोके या सुबह रोके, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें किस चीज से फर्क पड़ता है कि भाई कार के टायर की कंडीशन अच्छी हो, रोड का सरफेस कैसा है या वेदर कैसा है, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है. इससे भी हमारे स्टॉपिंग डिस्टेंस पे फर्क पड़ता है. लेकिन द टाइम ऑफ अ डे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप सी को करेक्ट करेंगे.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम देखिए, एक साइक्लिस्ट जो है वो बाइसाइकिल चला रहे हैं। वर्क आउट हाउ द फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल। राइट योर आंसर इन द टेबल, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आप भी तो साइकिल चलाते हैं ना, आप जब साइकिल चलाते हैं पैडल पे जोर से उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, हैंडल आपने पकड़ा होता है, ठीक है। जब आपको ब्रेक लगानी होती है तो आप हैंडल को जोर से दबाते तो ब्रेक लगता है, और ब्रेक कैसे लगता है सब बातें आपको मालूम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 1 तो उन्होंने आपको करके दे दिया, तो हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, द एंड ऑफ द हैंडल बार, हैंडल बार पे आपने फोर्स लगाया, व्हाट इट डज देयर, टर्न द हैंडल बार। वेयर द फोर्स इज ट्रांसमिटेड, कहां गया ये फोर्स, द फ्रंट फॉक, जो आगे जो लगा हुआ है फॉक वहां तक चला गया। व्हाट इट डज देयर, उसने वहां पे क्या किया, टर्न द फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील को उसने रोका या घुमाया। हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिटेड, मेटल ट्यूब्स, हैंडल बार एंड फोक, ठीक है। अब आप सेकेंड हम खुद करेंगे। द ब्रेक लेवर, जो ब्रेक का लेवर है उसको आपने दबाया, क्या होगा, पुल द केबल, पुल केबल्स, उसमें जो तार लगा हुआ है उसको पुल करेगा, खींचेगा, क्या होगा, ब्रेक पैड्स पे जाकर फोर्स अप्लाई होगा। व्हाट इट डज देयर, पुल ब्रेक पैड्स ऑन टू द व्हील। हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिटेड, ब्रेक केबल्स, आप जब जोर से ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक केबल्स खींचने की वजह से उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई होता है तो वो फिर साइकिल रुक जाती है। नंबर 3, नीचे वाली लाइन पे आइए, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, नीचे लिखा हुआ है द पैडल्स। जी, जब हम पैडल पे जोर से पांव मारते तो क्या होता है, व्हाट इज डज देयर, आंसर आप लिखेंगे, टर्न द मेन गियर अराउंड, टर्न द मेन गियर अराउंड। फिर उन्होंने पूछा वेयर द फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू, आप आंसर में लिखेंगे द व्हील, क्योंकि आप जितना जोर से पैडल पे पांव मारते हैं आपका व्हील उतना तेजी से घूमता है। व्हाट इट डज देयर, वो वहां पे क्या करेगा, टर्न द व्हील राउंड, आपका जो व्हील है वो गोल गोल घूमने लगेगा। हाउ द फोर्स इज ट्रांसमिटेड, फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, चेन की मदद से, चेन, ठीक है ना। आप जब पैडल पे जोर से पांव मारते हैं तो चेन जो है वो व्हील को गोल गोल तेजी से घुमाने लगता है। जी, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 है। द साइक्लिस्ट इन द डायग्राम इज यूजिंग फ्रिक्शन एज वेल एज ट्राइंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एक जगह तो वो फ्रिक्शन इस्तेमाल कर रहा है ब्रेक लगाने के लिए, दूसरी जगह जो है वो उसको फ्रिक्शन को कम भी करना चाह रहा है, ठीक है। गिव 2 वे इन विच द साइक्लिस्ट यूज फ्रिक्शन, कहां कहां पे वो फ्रिक्शन इस्तेमाल कर रहा है, आंसर पे आप लिखेंगे ब्रेक्स, ग्रिपिंग पैडल्स, ग्रिपिंग हैंडल बार्स, टायर ऑन द रोड, ठीक है। यहाँ पे 4 मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे आप फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं, ब्रेक्स में, ग्रिपिंग पैडल्स, ग्रिपिंग हैंडल बार, टायर ऑन द रोड। बी पार्ट, कहां पे रिड्यूस करना चाह रहे हैं फ्रिक्शन, ट्राइज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यस, ऑयलिंग द चेन एंड अदर मूविंग पार्ट्स, कीपिंग टायर इन्फ्लेटेड टू रिड्यूस कॉन्टेक्ट विद द रोड। यानी आप चेन में और जहां जहां से साइकिल की जो भी चीज घूम रही होती है, जैसे व्हील है, यहाँ पे आप क्या चीज डालते, ऑयल डालते, और टायर को खूब अच्छी तरह इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब तो बहुत ज्यादा इसके अंदर हवा भर दी जाती। अगर टायर में हवा कम हो तो फिर साइकिल जो है वो रुक जाती है। टायर में अगर ज्यादा हवा भर दे तो आप इसकी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, ऑयलिंग द चेन एंड अदर मूविंग पार्ट, कीपिंग टायर इन्फ्लेटेड टू रिड्यूस कॉन्टेक्ट विद द रोड। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, आपके पास स्पेस थोड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज द साइक्लिस्ट गोज फास्टर। अगर बहुत ज्यादा तेज जाए तो फिर क्या होगा फ्रिक्शन के साथ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस। बी पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड, क्यों होगा ये। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन स्पीड। यानी अगर आप किसी चीज को जितना पुश करते हैं वो भी आपको तो नहीं पुश करता, ये बात मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ठीक है। अगर फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है
तो आपकी स्पीड जो है वो भी जितना आप ज्यादा स्पीड बढ़ा रहे हैं उतनी ज्यादा फ्रिक्शन भी जो है वो इंक्रीज होगी। आई एम रिपीटिंग, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन स्पीड। अब आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इसको आंसर लिखना है रीजनिंग के साथ, हमें रीजन देना है, ठीक है। अ लाइफ जैकेट हेल्प्स यू फ्लोट इन वाटर। देखिए अगर आप पानी में वैसे स्विम करना चाहें तो हो सकता है आप डूब जाए, है ना, लेकिन अगर आप लाइफ जैकेट पहन लेते हैं तो आप पानी में तैरना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि लाइफ जैकेट में हवा भरी हुई होती है और उसकी वजह से आपकी जो डेंसिटी है, आपकी बॉडी की डेंसिटी कम हो जाती है पानी के मुकाबले में। तो आप क्या लिखेंगे आंसर? अ लाइफ जैकेट इज फिल्ड विथ एयर सो इट्स डेंसिटी इज लेस देन एयर। जो भी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी वो चीज तैरेगी। जब हम लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और उस लाइफ जैकेट में हवा भरी हुई है, इस तरह आपकी बॉडी की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम हो जाता है। नंबर 2, अ स्टील ब्लॉक सिंक बट अ शिप मेड अप ऑफ स्टील फ्लोट्स। ये मैंने लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि ना, छोटा सा सुई की एग्जांपल दी थी कि सुई जो है पानी में डालेंगे डूब जाता है, स्टील का ब्लॉक डूब जाएगा, लेकिन जो हमने शिप बनाया हुआ है वो फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं। जब आप उसका बहुत ज्यादा एरिया बढ़ाते हैं और अपथ्रस्ट ऑफ वाटर जो है उसको नीचे से ऊपर पुश करता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और शिप जो है वो फ्लोट करने लगता है। आप क्या लिखेंगे आंसर? अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील ब्लॉक। यानी शिप का जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है, जबकि स्टील ब्लॉक में अपथ्रस्ट थोड़ा सा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, a ship sink deeper in the water as more cargo is loaded onto it। अगर एक शिप जो है वो तैर रही है, एक शिप जो है फ्लोट कर रहा है, अगर आप उसके अंदर बहुत सारा कार्गो का मतलब होता है सामान, बहुत सारा सामान भरते चले जाएं, कार्गो उसके अंदर लोड करते चले जाएं, तो लाजिम बात है वो शिप भारी हो जाएगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज होगा तो अपथ्रस्ट जो है वो नीचे से कम हो जाएगा। जैसे ही अपथ्रस्ट कम होगा वो शिप जो है वो डूब जाएगी। आंसर क्या लिखेंगे आप? एज द लोड इंक्रीजेस। बेटा यहाँ पे आपके पास स्पेस कम है, आप क्वेश्चन के आगे से ही लिखना शुरू करें और एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एज द लोड इंक्रीजेस the weight of the ship become greater, so reducing the upthrust of the water. I am repeating, as the load increases, the weight of the ship become greater, so reducing the upthrust of the water. Next question, question number 4. Whale are unable to move when they are beached on land. वेल मछली जो है, वेल फिश जो है वो पानी में तैर रही होती है, लेकिन जैसे अगर कुछ साहिल के में आ जाए, बीच में आ जाए, तो वो फंस जाती है, वापस पानी में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जब तक वेल वाटर में होते हैं ना तो अपथ्रस्ट की वजह से वो फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे वो सैंड के ऊपर या बीच में आते हैं तो वाटर वहां पे नहीं है, अपथ्रस्ट नहीं होता है, और जब अपथ्रस्ट नहीं होता तो इसका इतना ज्यादा वेट होता है कि वो वहां पे फंस जाती है, वो फ्लोट नहीं कर सकती है। आंसर आप क्या लिखेंगे? बेटा यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस कम है, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और क्वेश्चन के आगे से ही आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। When in water, upthrust act upon the whale's body, making it feel relatively light. Full stop. On land, comma, its weight pull down on it, making difficult for whale to move. I am repeating, when in water, upthrust act upon the whale's body, making it feel relatively light. जब तक वो पानी में होते हैं तो उसकी नीचे से अपथ्रस्ट की वजह से उनके बॉडी जो वो हल्का फील करता है और वो पानी में तैर रहे होते हैं। ऑन लैंड, जब वो जमीन पे होते हैं, इट वेट्स पुल डाउन ऑन इट, मेकिंग डिफिकल्ट फॉर व्हेल टू मूव। लेकिन जब अगर मिट्टी के ऊपर आ जाए, बीच में आ जाए, तो उनका वजन हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से वो तैर नहीं सकते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वॉकिंग ऑन पेबल, पेबल कहते हैं छोटे छोटे पत्थर को,
ठीक है, छोटे छोटे पेबल्स जो आपके सी साइड में मौजूद होते हैं। वॉकिंग ऑन पेबल्स विद बेयर फीट, बेयर का मतलब होता है नंगे पांव, डज नॉट हर्ट एज मच व्हेन यू एंटर द सी। यानी जब आप पेबल पे चल रहे होते हैं, पत्थरों पे चल रहे होते हैं और पानी में होते हैं और आपने चप्पल भी नहीं पहना हुआ, आपके पांव नंगे हैं, तो आपको चुभते नहीं है ये फोर्स। क्यों नहीं चुभते हैं ये पत्थर? यस, आंसर क्या लिखेंगे आप? 2 लाइंस बना लीजिए बेटा, जगह यहाँ पे भी कम है, स्पेस नहीं है, थोड़ा छोटा करके लिखिएगा। अपथ्रस्ट ऑफ द सी वाटर एक्ट्स ऑन आवर फीट, क्योंकि जब हम पानी के अंदर होते हैं तो नीचे से पानी हमें पुश करता है, अपथ्रस्ट होता है। Therefore, reducing the force being applied on the pebble and causing less pain. दोबारा रिपीट कर रही हूं, upthrust of the sea water acts on our feet, therefore reducing the force being applied on the pebbles and causing less pain. अगर आप पानी पे होते हैं तो वो पत्थर आपको नहीं चुभते क्योंकि पानी का अपथ्रस्ट होता है। अगर इन्हीं पेबल्स पे आप बाहर सड़क पे पेबल्स पड़े हैं और उसके ऊपर चलेंगे तो वो पेबल्स हमें चुभने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है और वाटर की वजह से अपथ्रस्ट नहीं है। स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग आंसर है, आपको सेशन नंबर 2 पे करवाऊंगी। अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। A mass of 1 kilo weight about 10 न्यूटन on earth, अगर 1 किलो वजन है आपके पास कोई चीज अर्थ में तो उसका वेट जो है वो अर्थ में कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। A block of metal hanging from a force meter weigh 40 न्यूटन in the air, और अगर आप एक मेटल को हवा के अंदर हैंग करते हैं तो 40 न्यूटन इसका वेट आ रहा है। When the object is lower into water, its only weight 30 न्यूटन। लेकिन अगर आप इसी चीज को पानी के अंदर डाल दें तो उसका वेट कम हो जाता है, दैट इज 30 न्यूटन। तो पहले आप ये सोचिए कि अपथ्रस्ट कितना हुआ होगा। मैंने अपने लेक्चर में बताया था ना कि जितना उसका वेट कम हुआ है, जितना पानी वहां से हटा होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, उतना ही अपथ्रस्ट होगा। ठीक है, 40 न्यूटन था और अब कितना रिजल्ट दे रहा है? 30 न्यूटन। इसका मतलब अपथ्रस्ट कितना है? 10 न्यूटन। ये सारी बातें जहन में रखिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द मेटल ब्लॉक? मेटल ब्लॉक का मास कितना होगा? देखिए 1 केजी में 10 न्यूटन था, तो 40 केजी में कितना होगा? 4 किलो। आप आंसर कितना लिखेंगे? 4 किलो। 1 इज इक्वल टू 10, तो 4 इज इक्वल टू 40। ठीक है ना। नंबर 2, व्हाट इज द अपथ्रस्ट ऑन द ब्लॉक? अब ब्लॉक का अपथ्रस्ट कितना होगा? अभी मैंने ये बात बताई कि अगर 40 न्यूटन था एयर में, पानी में 30 न्यूटन हो गया, इसका मतलब है 10 न्यूटन कम है। तो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही अपथ्रस्ट है। सो व्हाट विल द आंसर? 10 न्यूटन। व्हाट वेट ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक? यस, वही आंसर होगा, जितना अपथ्रस्ट है उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा। तो आप कितना लिखेंगे? 10 न्यूटन। नंबर 4, व्हाट मास ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक? कितना मास पानी का वहां से डिस्प्लेस हुआ है? आंसर आपका आएगा 1 किलो। 1 किलो। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट सेशन ऑफ वर्कबुक। सेकेंड सेशन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 करवाऊंगी। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।